नेशनल इशू बना के आपने इसको एक जहाज समझ लिया। कोई आग लगी हुई है तो पुलिस पीछे लगी हुई है। अपोजिशन के साथ भी बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। मुझे मुश्किल हालात लग रहे हैं। सारी जमातें तो कोई 1 डिवीजन की पार्टी है, कोई 3 डिवीजन की पार्टी है। सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया। ये सारा पहले ही भानुमति का कुंडा है। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। हर रोज दिन में 3 दफा गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। नाजरीन, एक बुरी खबर है कि सर्दियों में गैस अब दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम मिला करेगी और इसके अलावा गैस जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। अगर आपने गैस पे हीटर्स आप चलाते थे पिछले साल सर्दियों में या उससे पहले, इस मरतबा सर्दियों में आप जो है गैस पर चलने वाले हीटर्स नहीं चला सकेंगे, जबकि बिजली पे आपको हीटर चलाने पड़ेंगे और साथ साथ जो गीजर्स गैस पे चलते थे वो भी आप नहीं चला सकेंगे। ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है और अब देखना यह है कि कितने कम टाइम के लिए गैस जो मिलेगी, तो उसमें जो बहुत अर्ली उठने वाले या लेट उठने वाले जो हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें अपना मुतबादल कोई इंतज़ाम करना होगा। बहरहाल ये हुकूमत ने फैसला कर लिया, हमें इसके साथ अब चलना है, गुजारा करना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब डॉलर जो है उसकी ऊंची उड़ान जो है वो सिलसिला रुकने नहीं पा रहा। आज डॉलर जो है 1 रुपये 81 पैसे उसकी कदर में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आज डॉलर पहुँचा है। 186 तक फिर कम हो के 178 तक फिर कम हो के 176 तक जाके क्लोज हुआ है। और काफली की इस सारी सूरत हाल पर हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी काफ़ी परेशान अब हो गए हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान हमने देखा आज काफली की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ है, कानून साजी के मामले पर मुशावरत हो रही है। इससे पहले कितने ही बिल गवर्नमेंट ने पास किए लेकिन इससे पहले मुशावरत नहीं हुई। आज ऐसा क्या हो गया कि काफली को अपनी पार्टी की मुशावरत करनी पड़ रही है? मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाकर ऐसा क्या है? MQM के अंदर भी ऐसे ही हालात है, वो भी कह रहे हैं कि हालात काफ़ी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और मुश्किल होगा। वो भी फैसला करने वाले कुछ दिनों में कि गवर्नमेंट के साथ चलना है या नहीं चलना। इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की भी आज कोर कमेटी का इजलास था। खान साहब ने आज अपनी कोर कमेटी को ये हिदायत की है कि जो पार्टी तंजीम है उसे फ़ाल किया जाए फौरी तौर पर। अब आपको बेहतर मालूम है कि पार्टी की तंजीमें जो हैं वो गवर्नमेंट में होते हुए तो कम ही फ़ाल की जाती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इक़्तिदार से निकलने के बाद ही जब मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया था, उस वक्त पार्टी की तंजीम को उन्हें ख्याल आया था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, पार्टी की तंजीम फाल की जा रही है। साथ साथ बलदियाती इंतखाबात पर फोकस करने का कहा गया और साथ ये भी अपने अरकान को कहा गया कोर कमेटी के खान साहब की तरफ से कि आपने घबराना नहीं है, हालात ठीक होने वाले हैं, कुछ ही हफ्तों बाद अच्छे दिन आने वाले हैं, हम एक बड़ा पैकेज दे रहे हैं आवाम को, तो मुल्क में खुशहाली होगी, मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, बिलावल साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की आज जो मुलाकात हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या PDM और पीपल्स पार्टी में जो राहें जुदा हो गई थी वो मिल के अब दोबारा आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो हमें इत्तेफाक नज़र आ रहा है, अपोजिशन के अंदर ताउन नज़र आ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो ख़त्म हुआ था सिलसिला क्या वो बहाल हो पाएगा? इस पर बात करने प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और कादिर मंदोखेल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं गैस के वाले से। हमाद अजहर साहब ने आज ये बुरी खबर सुना दी है आवाम को कि सर्दियों में गैस जो है वो जिस तरह दवाई डॉक्टर लिख के देता है कि सुबह दोपहर शाम आपने खानी है, इस तरह से गैस आपको सुबह दोपहर शाम मिलेगी 3 टाइम दिन के औकात में। ज़रा मज़ीद सुनने ऐलान मिनिस्टर साहब का। कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। तो अमजद अली खान न्याजी साहब, इस पे अंडा फ्राई हो जाएगा ना? अगर कोई चाय बनानी हो तो चाय भी बनाने का मौका मिल जाएगा ना लोगों को, क्या दुश्वारी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर अब्बास साहब, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो अपने ज़खायर थे, जो आपकी अपनी गैस थी, वो डे बाई डे वो डेड लाइन पे जा रही है। बिल्कुल। और जो माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में और भी नीचे चली जाएगी, कोई 10% से ऊपर जो है वो डेड लाइन पे जा रहे हैं। सेकेंडली, अब दूसरा जो फेज है कि हम LNG आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात बिल्कुल उससे एग्री करता हूं कि LNG के भी ये 2 कार्गो आने थे, वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, वो इश्यूज तो हैं, लेकिन अब आवाम के लिए क्या मैसेज है कि वो गुजारा इसमें हो जाएगा उनका या मुश्किल होगा? कोई मुतबादल बंदोबस्त भी करने साथ लकड़ियों का या LPG सिलेंडर्स का? मेरी बात मुकम्मल होने दें जी सर। देखिए, मेरी बात मुकम्मल होने दें। बहसियत देखें, हमारी कौम एज ए कौम जो है वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कौम
जैसे कि आपको याद होगा कि जापान के अंदर जब सुनामी आया तो उनके जितने भी बिजली घर थे वो सारे तबाह हो गए। तो उन्होंने कौम से जब कहा कि जी आप जो है वो जो है एक बल्ब या लोड शेडिंग होगी तो आपके मालूम होना चाहिए कि एक दिन भी लोड शेडिंग नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने अपनी लोड मैनेजमेंट जो है बेहतर कर ली और फौरन जो है ना वो घरों के ऊपर सोलराइजेशन की तरफ चले गए, नेट मीटरिंग की तरफ चले गए। इसी तरह दुनिया में तो सर वहां तो तबाही आई थी, कुदरती तूफान था, सुनामी था, यहाँ तो तरीके इंसाफ की तब्दीली आई है। यहाँ पे भी मसाइल, तो कोई सुनामी नहीं आया, यहाँ पे भी मसाइल आए हैं ना। समर देखे आपके, अब जमीन से गैस नीचे से आती है, कोई माफ करे अमजद खान तो नहीं पैदा कर रहा ना जिसको रोक दिया है। अब आपकी नेचुरल गैस जो अपनी थी वो आप डेड लाइन पे पहुंच चुकी है। दुनिया में आप 300% जो है वो ऊपर चली गई है और कंपनीज डिफॉल्ट कर गई, उनको लॉस था, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वगैरह छोड़ के भाग गई। तो अब उसके लिए दोबारा जो है वो टेंडरिंग पे जा रही है। हम मुश्किलात है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी ये अपने शहरियों को कह रही है, पाकिस्तानियों को कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कम से कम तकलीफ ना हो। तो हमारे मुल्क में तो लोगों का टाइम ही कोई नहीं है। कोई नाश्ता सुबह शुरू होता है 5 बजे, लोग कोई कुछ अर्ली उठते हैं, 5 बजे नाश्ता अपना तैयार करते हैं, कुछ नॉर्मल टाइम पे उठते हैं, 7-8 बजे वाले चले उन्हें तो दस्तियाब होगी, कुछ लेट उठने वाले भी हैं, उनका तो फिर उन्हें को मुतबादल इंतजाम ही करना पड़ेगा। जनाब जावेद अब्बासी साहब, ये समर क्या आप मुश्किल, जब कौन मुश्किल में है तो क्या उससे आप पीछे हट जाएंगे? जी नहीं, आपको कौम के साथ देना चाहिए ना। ठीक है, आपकी आते कुछ भी, लेकिन आपके मसाइल कुछ भी हो, लेकिन जब कौम के साथ खड़ा होता है तो कौमें अपने यानी अच्छा है, जरा अपनी मैनेजमेंट, जरा लोगों का शेड्यूल बेहतर हो जाएगा, नज़्म ज़ब्त आ जाएगा जिंदगी में। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इसमें भी सिल्वर लाइनिंग है कि लोगों की जरा शेड्यूल ठीक हो जाएगा, लेट उठने वाले जल्दी उठा करेंगे और एक नज़्म ज़ब्त आ जाएगा लोगों की जिंदगियों में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए आपने कहा तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किलात है, अगर जापान में सुनामी थी तो यहाँ भी आई हुई है। कल वो कहेंगे कि रोटी खाना बंद कर दें क्योंकि अब मुश्किल में हुकूमत है, तो क्या जरूरत है रोटी खाने की, लिहाजा गुजारा करें। अभी भी वो कह रहे थे कभी इनके मिनिस्टर के एक रोटी खा लिया करें। फिर वो कहेंगे कि हमारे मरीज दवाइयों से मर रहे हैं, वो कहेंगे इनको मरने दें, इस वक्त हुकूमत मुश्किलात है तो दवाइयों की नहीं हो सकती। चीनी का बुरहान कौम के सामने है, ये किसने पैदा किया है, किस तरह पैदा हुआ है। अब वो कहेंगे कि चीनी की जरूरत नहीं है, हुकूमत मुश्किलात में है, लिहाजा आप चीनी पीना बंद कर दें। सर वो कह चुके हैं, अलीमीन गंडापुर साहब कह चुके हैं कि चीनी के दाने गिन के डालें आप चाय के अंदर। जी हाँ, फिर वो कहेंगे कि ये एनर्जी का जो मामला आ गया है, गैस का आपने सुन लिया, फिर कुछ ही दिनों बाद हुकूमत खतरे में होगी, वो कहेंगे कि अब बिजली नहीं मिल सकती, मेहरबानी करके आप जो पुराना निजाम था, कोई वो लालटेन की तरफ आप कौम को लेके जाएं, वो लालटेन जलाएं और बाकी को तेल लालटेन जलाना भी मुश्किल हो गया जावेद अब्बासी साहब, जो कि मिट्टी का तेल बड़ा महंगा हो गया है। जी हाँ, फिर अगर कुछ ही दिनों बाद हुकूमत खत्म और क्राइसिस में होगी, वो कहेंगे, लोग चिल्लाएंगे कि जी अब पानी नहीं मिल रहा, वो कहेंगे कि समुद्र खुश्क हो गए हैं, बाकी पानी के सीरियस नोट जावेद अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, अमजद अली खान न्याजी साहब वो कह रहे हैं गैस के ज़खायर जो है हमारे वो डिप्लीट हो रहे हैं। फिर LNG के 2 कार्गो ज़्यादा थे, वो भी हमारे जाहिर है वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, नहीं आ सकी, अवाम ने मैनेज करना है जैसा भी है। वो कह रहे हैं 3 टाइम के लिए दे रहे हैं। आप दिन उस वक्त से कि फिर पानी जो है वो भी जो मिल रहा है लोगों को वो भी बंद हो जाएगा। ये मामलात न्याजी साहब को कहें कि ये हुकूमतें मैनेज करती हैं, हुकूमतें इसीलिए होती हैं, अगर कोई क्राइसिस से पहले चीजों को वो फोर्स ही करती हैं, वो देखती हैं। आप देखें, हमें तो ये चोर और डाकू कहते थे। सर जेर जमीन गैस के तेल के ज़खायर अगर हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, उसमें हुकूमत का तो कसूर नहीं है सर, वो तो एक कुदरती अमर है। एक ये मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि चीनी का भी इनका कसूर नहीं है, आटे का भी इनका कसूर नहीं है, दवाओं का भी इनका कसूर नहीं है, महंगाई भी इनका कसूर नहीं है, बिजली की इनका कसूर नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा इनका कोई कसूर है, मैं ये कहते हैं कि हुकूमतें होती किस लिए हैं। आपको याद है समर अब्बास साहब, आपको पिछले 5 साल में सर एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए थी, कोई नई ज़खायर आप तलाश कर लेते पिछले 5 साल में, पुराने तो डिप्लीट हो रहे हैं, तो 25-30 साल पुराने वाले चल रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई 18 घंटे लोड शेडिंग भी थी, तमाम इंडस्ट्रीज बंद थी, तमाम जितना भी CNG के कारखाने बंद थे, सीरियस क्राइसिस था, बिजली का भी और गैस का भी। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हुकूमत अमजद खान साहब न्याजी साहब को दे के गए थे, ये सारे क्राइसिस हमने खत्म करके गए थे। इन्होंने वहां से बेहतरी करनी थी, लेकिन बदकिस्मती यहाँ है कि यहाँ
हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप अंदाजा कर लें कि पिछले दिनों में किस तरह हर चीज का क्राइसिस पैदा हुआ है। ये नहीं आप कह रहे हैं कि ये सारा आप कह रहे हैं कि सारा गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है जो आज मुल्क के अंदर हम ये तवानाई का बहरान देख रहे हैं और 3 टाइम हमें गवर्नमेंट कह रही है कि गैस दी जाएगी। कादिर मंदोखेल साहब, ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब, अब 2 मुख्तलिफ व्यूज़ हैं। एक तो अवाम ज़रा इस चीज़ पे बड़े जज्बाती हैं, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है कि अब 3 टाइम ही सिर्फ गैस में लगा रहेगी। पिछले साल तो हमें 24 आवर मिलती थी गैस। आवाम के लिए ज़रा मुश्किल होगा, दुश्वार होगा इसे मैनेज करना। उन्हें अपने उठने सोने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ भी है, होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चारा कोई नहीं है कि एक तो ज़ेर ज़मीन जो गैस के ज़खायर हैं वो पुराने थे, ख़त्म हो रहे हैं, कोई नई एक्सप्लोरेशन जो नहीं आई, नई ज़खायर नहीं दरियाफ्त हो सके। फिर बाहर से भी जो LNG आनी थी वो भी अब 2 कार्गोज हमारे जो है वो शार्ट हो गए, वो डिफ़ॉल्ट करके कंपनियां ही, उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कसूर तो कोई नहीं है। हमारा कसूर है जी। देखिए ये बात ये कि मैं नरम अल्फाज अदा करूंगा, इनको मैं क्या इनकी नायली, इनका झूठ, इनका फरेब। 126 दिन में जो डांस पार्टी में वो ऐलानात करते रहे कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना देंगे, हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना चाइना का रस्तू असद उमर होगा, तो वो झूठ बोला था, वो आवाम को गुमराह किया था उन्होंने। वो क्या बातें थी जो कंटेनर पे चढ़ के वो कहते थे। और आज 3.5 साल, ये कोई अब 4 दिन पहले हुकूमत नहीं आई जो ज़खायर कम हो गए उन्हें किया। 3.5 साल में उन्हें क्या किया? ये 3.5 साल में इनको ज़खायर का पता नहीं चला कि 2021 के दिसंबर में, नवंबर में गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। इससे ज्यादा नाली और क्या हो सकती है? और क्या क्या मैं गिनाऊंगा। अमजद न्याजी साहब और स्पीकर की सीट पे बैठे हुए ये सदारत करते हैं कि ओवरनाइट तो ज़खायर दरियाफ्त नहीं होते, उसके लिए तो एक मुस्तकिल अमल होता है, आपको एक्सप्लोरेशन करना होती है। वो पीटीआई कह रही है कि पिछले 10 साल में कोई खास खातिर खा इसमें कोशिश ही नहीं हुई ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए। तो मेरे भाई अब वो सुना तो करे ना, आप जो पिछले 10 साल में ज़खायर कमी हो रही है, ये 3.5 साल में क्या जक मारे थे? ये तो कहा करते थे ना डांस पार्टी में कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना देंगे। 3 महीने छोड़ दो, आज 3 साल गुजर गए। क्या किया उन्होंने? आपके सामने खारजा पॉलिसी नाकाम, दाखिला पॉलिसी नाकाम, दहशतगर्द तंजीमों से मुआहदे, किसी और के काबीना आदि इनकी मर्जी के नहीं है। तूने क्या किया है वो तो बताऊं। पेट्रोल आपका आज 150 रुपए तक पहुंच गया। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में बैठा हूं, यहाँ पे 149 पे मिल रहा है पेट्रोल। आप मुझे बताओ, खुदा का खौफ करे, यही इमरान नियाजी था जब कंटेनर पे चढ़ के कहते थे जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज पे असर होगा। तो आप मुझे बताओ कि पिछले 3.5 साल में ये बता दे कि उन्होंने कौन सी प्लानिंग की है, वो कहां गया उसका रस्तू। आज वजीर खजाना पीपल्स पार्टी का बैठा हुआ है, आज तांगे मांगे के सारे पकड़ू 11 बना ली उन्होंने। आज इनकी हुकूमत कहां नजर आ रही है? शेख रशीद कहते हैं मुझे पता ही नहीं मुआवजे का। वो तो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मसला ये कि अब हम आजकल जो देख रहे हैं, बड़ी हम गर्मजोशी देख रहे हैं, अपोजिशन के रैंक्स के अंदर बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी गपशप हो रही है कि भाई हुकूमत को गिराएंगे, इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग सारे, तो करेंगे क्या? ये बातें करना तो आसान है कि इनसे कुछ नहीं हो रहा, चलो या फिर आप इन्हें हटा के खुद आ जाए, आप आपको सोल्यूशन दे दें। आपके पास क्या मुतबादिल है जरा हटाने की? जरा मुझे बताएं कि क्या रोड मैप क्या? अभी तक आपके दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा कि हटाना कैसे है। आपसे तो ये नहीं हो रहा, गवर्नमेंट हटाना और मुल्क चलाना तो इससे ज्यादा मुश्किल काम होता है। आज मैं आपको सुना देता हूँ, आज जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, दोनों ने फिर मुख्तलिफ बात की है, कोई इत्तफाक राय लगता है हो नहीं पाया। जरा मैं आपको सुनाता हूँ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा। वो पार्लियामेंट के अंदर रह के तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, जरा सुने दें। सारे सियासी जमातों ने अपना पूरा कुव्वत दिखा के हुकूमत को नाकाम बनवाया। पार्लियामान में हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरी अंदाज से काम लिया जाए और कामयाबी हासिल हो। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ बात करें कि पार्लियामेंट के अंदर रह के हमें कोशिश करनी है, पार्लियामेंट के अंदर रह के हमें तहरीक चलानी है, वो पार्लियामेंट से बाहर की बात नहीं कर रहे। लॉन्ग मार्च हो गए, बाकी चीज़ें होगी, वो तरीके में एतमाद जो पहले से उनका एक मौक़िफ़ रहा है वो उसी पे अभी तक डटे हुए हैं। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब क्या बात करें, लायामल उनका क्या है गवर्नमेंट को हटाने का, गिराने का, जरा सुन लीजिए। हमारा जो असल डिमांड है अव्वल दिन से फ्रेश इलेक्शन का है और आम इंतखाबात मुल्क में हमें चाहिए। हम जाली अक्सरियत को तस्लीम नहीं करते और कौम को वोट का हक वापस मिलना चाहिए। ये चोरी हुआ मैंडेट, इस पर कोई हुकूमत करे तो हमें काबिल। मौलाना साहब ये बताएं। अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात की राह हमवार हो, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रह के
तब्दीली लाई जानी चाहिए। आपका तो अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट को हटाने के हवाले से। पिछले 1.5 साल से तहरीक चल रही है आपकी पीडीएम की। अगर हमारा इत्तेफाक की राय नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हुकूमत का निकापन जो है ना, वो निकम्मापन जो है ना, वो उस पे इतनी बुरी हुकूमत है, इतनी आपके नजदीक इतनी बुरी, इतनी डिस्क्रेडिटेड हुकूमत है, फिर भी आपसे नहीं हटाई जा रही। या तो आप मुझे बोलने दे या फिर आप अपनी गुफ्तगू बात भी करते रहे। बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब का तो पहले दिन यह स्टांस थे कि अदम एतमाद है। हम इमरान नियाजी की तरह अदालतों पे चढ़ाई नहीं करते, हम इमरान नियाजी की तरह बिल नहीं जलाते, हम इमरान नियाजी की तरह कोई नहीं की अदालत ने कल बुलाया, बड़े एहतराम के साथ पेश हुए खान साहब जाके अदालत में परसों। अच्छा, आप मुझे जवाब नहीं देने देते हो तो फिर मैं उसी तरह से शुरू हो जाऊं जैसा आप बोलते हो। भाई जब अदालत में पेश हुए तो अदालत में क्या किया उन्होंने? इस आदमी को तो ये नहीं पता कि कमीशन बन चुका है, कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, ये आदमी प्राइम मिनिस्टर है, इसको सुबह घर से पता चलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ये जब ये वजीरों के टोले के साथ आया था, उनको ये नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं तो कहता हूं कि खुशकिस्मत है, मैं वकील हूं, हम कोर्ट में पेश होते हैं, हम अगर तैयारी के साथ नहीं जाते तो जज हमें 2 मिनट में जो ना वो चुप कराते और अदालत से बाहर निकालते हैं। ये कैसे वज़ीर आज़म है कि मुंह उठा के चल गए? खेल साहब 30 मिनट के नोटिस पे पेश हुए, 30 मिनट के नोटिस पर पेश हुए, कोई पुराना नोटिस नहीं था कि 3-4 दिन पहले बुलाया हो। और भाई 30 मिनट पे उसने क्या कमाल दिखाया है? आप खुद बार बार मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। 30 मिनट में वो जज साहब आप कमीशन बना दो, कह रहे भाई कमीशन बन चुका है, रिपोर्ट आ भी चुका है, आप अमल करो। अच्छा, ये पता ही नहीं, किसी ने बताई नहीं उसको। बात ये होता है उसके बाद वो कहते हैं कि मासूम बच्चे 134 बच्चों के कातूनों के साथ आप कंप्रोमाइज करो, आप मेज पे हो। हम क्या कर सकते हैं? हम उसको मुआवजा दे सकते हैं? यार ये वज़ीर आज़म है? यानी 134 बच्चों समेत 147 लोगों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया है, इस आदमी को लग नहीं है इसके चले आपका पॉइंट आ गया कादिर मंदोखेल साहब, दे दे उसको सारी चीजें। नंबर 2 बात, दूसरी बात ये होता है अदम एतमाद तहरीक जो है ना, पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। हम लोगों को इस तरह जो लिसानियत पे हम लोगों को जो बागी होने का, हम लोगों को यानी आईन से गद्दारी का, ये तरगीब हमारी किताब में नहीं है। ये किसी और ये नून लीग वालों को बताएं ना, मौलाना साहब को बताएं, मौलाना साहब को बनाएं, नून लीग वालों को बनाएं। जी अच्छा, बात सुनो चौधरी, मेरी बात सुनो। क्या मौलाना साहब अगर नहीं मानेंगे तो हम चुप करके बैठे? हम तो कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इन्हीं अमजद न्याजी साहब के होते हुए, या दूसरा स्पीकर था उसके होते हुए, 2 बिल हमने पास कराए। 2 बिल हमने पास किया। कौन सा बिल था? एक जुडिशरी का, जो हम चपरासी की नौकरी के लिए आप दरखास्तें लेते हो और एक हाई कोर्ट के जज के लिए आप मेरिट पे लाओ, और मेरिट बनाने के लिए वहां बिल पास हो गया। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जमहूरी लोग कादिर साहब आपका पॉइंट आ गया, गॉट योर पॉइंट। ठीक है अमजद खान न्याजी साहब, जवाब भी सुन लिया। अमजद न्याजी साहब, चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जरा। अमजद न्याजी साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी आप काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, आपके इत्तेहादी भाग रहे हैं, ज्वाइंट सेशन आपने बुलाया, बड़ा जहाद का ऐलान किया, हाँ साहब ने कि जहाद समझ के वहाँ पे वोट करें, लेकिन आपके इत्तेहादी भाग गए। अब इत्तेहादियों को भी अपोजिशन अच्छी लगने लग गई है सर, उन्हें अब गवर्नमेंट से ज़्यादा अपोजिशन का ख्याल ज़्यादा है, बावजूद इसके कि अपोजिशन के साथ उनके मामला जो हैं वो अगर एमकेएम की बात करें तो एमकेएम जो है वो कंपेटिटर है पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, काफ लीग जो है वो कंपेटिटर है नून लीग की पंजाब के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आज आपके इत्तेहादियों को आपसे ज्यादा पोजीशन की फिक्र है। जरा सुन लें एमकेएम और काफ लीग का मौक़िफ़ आपके बारे में क्या है? कोई आग लगी हुई है इर्द गिर्द, तो पुलिस पीछे लगी हुई है कि आप एक दिन के अंदर 40 बिल लेकर आ रहे हैं और उनको बुलडोज कर रहे हैं पार्लियामेंट में ला। मुल्क की अपोजिशन जो है वो मुखालफत कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुखालफत कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी मुखालफत कर रहे हैं। व्हाट इज दी हरी? अगर आपने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ इस मशीन के मामले, तो अभी से शोर मचना शुरू हो जाएगा। अपोजिशन के साथ भी बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। पिछली हुकूमतों के हवाले से भी तजर्बा ये है कि उन्होंने वादा खिलाफियाँ की, लेकिन उनकी कोई सिम तो जरूर नजर आती थी और वो ज्यादा एंगेज करते थे इन मामलात में। तो मुझे मुश्किल हालात लग रहे हैं आने वाले वक्तों में। जी न्याजी साहब, कल तक तो आप अपोजिशन से बात करने के रवादार नहीं थे, हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, अब आपकी अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन अच्छी लगने लग गई, उनका ख्याल ज़्यादा है। तभी आज स्पीकर साहब ने ख़त भी लिख दिया शहबाज शरीफ साहब को, जो आप बिल लेके आ रहे मुख्तलिफ कानून साजी के लिए, उन पर आपने जॉइंट सेशन के लिए आपने अपोजिशन को ज़रा ऑन बोर्ड फाइनली ले ही लिया। नेशनल असेंबली के अंदर प्राइवेट मेंबर्स डे पे कोई गवर्नमेंट या पोजीशन नहीं होती, सारे प्राइवेट मेंबर जो है उनके बिल भी आते हैं। कभी इवन मेरे कई बिलों के ऊपर अपोजिशन मुझे सपोर्ट करती है।
अच्छा, अब गवर्नमेंट साइड से लोग सपोर्ट करते हैं, ये तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि जिसपे ये इतना बड़ा शोर मचा दे जी के हमें जी बड़ी शिकस्त हो गई। ज्वाइंट सेशन तो आपने उसी शिकस्त को देखते हुए ही मौखर किया ना। ज्वाइंट सेशन तो उसी शिकस्त को देखते हुए आपने मौखर किया। नहीं मेरी जान, या तो आप करें मुझे या मुकम्मल होने दे, फिर मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बेशक सवाल जी मुकम्मल करें। दूसरी बात ये कि मुझे मुकम्मल करने दें। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट मेंबर्स डे पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, अगर गवर्नमेंट एजेंडा होता फिर अगर शिकस्त होती तो फिर गवर्नमेंट हार जाती, लेकिन ज्वाइंट सेशन में इशू ये नहीं है, कोई शिकस्त का खौफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये हम चाहते हैं कि मुल्क और कौम को चाहे नैब कवानीन हो, चाहे इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, कोई ऐसा निजाम ये हम 72-73 साल से एक ही रोना रोते आए हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई। अगर इनके पास कोई अच्छी प्रपोजल्स हैं, हमने बजट सेशन में भी खान साहब ने कहा, आज भी कह रहे हैं, स्पीकर साहब को भी कहा है कि आए इनके पास अगर कोई से अच्छी है तो ले। आज तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं जाजी साहब, माशाल्लाह से नजर ना लग जाए, लेकिन मामला यह है कि ये तो आप एक हफ्ता पहले तक तो आप इस तरह की बातें नहीं कर, बड़ी तल्ख बातें हो रही थी एक हफ्ता पहले तक अपोजिशन के बारे में। जी वो देखे बातें हमारा नजरिया खड़ा है, हम नजरिए पे खड़े हैं। हमारे ज़हन में है कि इन्होंने मुल्क को लूटा है, हमें पता है कि इन्होंने अपने सिर्फ जो है वो महल्लात बनाए हैं, हमें ये भी पता है कि अमजद भाई मामला यह है कि आप इन्हें माफिया क्या इनके खिलाफ जहाद की बात कर रहे थे, जिनसे आज आप इत्तेफाक के राय कंसेंसस की बात कर रहे हैं। अच्छा नून लीग क्या कहती थी बड़े जरदारी साहब को, मिस्टर 10%, और ये उनके बारे में क्या कहते थे कि ये वो दरिंदा है। मैंने जरदारी साहब से सुना, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है कि ये मुल्क को खा गया। वो तो रिकॉर्ड पर है, बिल्कुल ये रहा। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका तो सेम डे हाजी साहब, आपका तो 24 घंटे पहले। बात सुनना, आज एक दूसरे के लिए नमरूद से अमरूद कैसे हो गए, तो समझने की बात है कि इनको मफादात है, मफादात के जरिए चलते हैं। नंबर ऑफ गेम्स इनके पास, ठीक है कुछ होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं होगी, ठीक है सर। मामला यह है कि इसी अपोजिशन को माफिया करार देकर उसके खिलाफ जहाद का कहकर 20 मिनट बाद आपने इजलासी मौखर कर दिया। आखिर कुछ आपको ऐसा लगा तो हुआ ना? नहीं आप बात सुनो, सेनेट में इलेक्शन हुए, हम उसे अपना जब सेनेट के इलेक्शन शेख हफीज साहब हारे तो हमने फौरन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे खुद चले गए ना, हम खुद चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मत जाइएगा सर, अभी हालात बड़े खराब हैं सेनेट में, फिर हम जीत गए। और कोई नहीं खराब होने, ये सारी पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे, ये पुराने जितने भी हमारे लीडर जो है, मैं भी आपको बता देता हूं। अभी आप जरा सुन लीजिएगा हालात कैसे हैं, जरा तब्दीली नहीं आने वाली, गलतफहमी में ना रहे। चले अभी सुन लीजिएगा सर, अभी 2023 के बाद भी इमरान खान आएगा। अभी सर जरा सुन लीजिएगा कि हालात कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं। वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इत्तेहादी हैं, MKM के रहनुमा हैं। वसीम अख्तर साहब, क्या सोच है MKM की? ये जो आपने EVM के हवाले से भी बाकी जो बिल थे आने थे जॉइंट सेशन में, उससे MKM ने कहा कि हम उसमें नहीं कर रहे वोट, और बाकी भी आपके इख्तलाफात चल रहे थे जो MKM की तरफ से हम सुन रहे थे, इस तरह की बातें आ रही थी। हमने आमिर खान साहब का बयान, आपका बयान दिया है कि हम सोच रहे गवर्नमेंट से अलग होने के बारे में। कोई मुशावरत कहाँ पहुंची आपकी? देखिए, जो इशू EVM के हवाले से है, इसमें PTI के जो वजीर हैं शिबली साहब, ये तशरीफ लाए थे बहादुराबाद, और इन्होंने इसको ब्रीफिंग भी दी थी। इस मशीन के हवाले से प्रेजेंटेशन थी पूरी, तो उस पर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, सवालात थे, और उसका जवाब खैर ख्वाह हमें मिल नहीं सका। और इस बात को एग्री किया था शिबली साहब ने मीडिया के सामने भी, तो इस्लामाबाद जाके और इन सवालों के जवाब हम तक पहुंचाएंगे। तो उसके मुंतजर हैं हम, अभी हम सेटिस्फाई हुए नहीं हैं इस मशीन के हवाले से, और ये बेहतर होगा। देखिए, हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और जो शफाफ इलेक्शंस हों इस मुल्क में, जो कि पहले हुए नहीं कभी। लेकिन वसीम अख्तर साहब, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के हवाले से, जो आपके कंसर्न्स हैं, वो सिर्फ EVM पर तो नहीं है, बाकी मामलात भी है ना काफ़ी सारे, या सिर्फ EVM पे? मैं तो सिर्फ EVM की भी बात कर रहा हूँ जी। वो तो हैं अपनी जगह, जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें खातिर खा
मामला आगे नहीं बढ़े, तो वो अपनी जगह। और पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पीएम साहब के सामने रखी थी, वो भी 5-6 दफा याद दहानी का बावजूद अभी तक वो हल तलब हैं। हमारे ऑफिसर्स हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया ही नहीं गया। 3 साल से हम इमरान खान साहब के सामने रख रहे हैं कि हमने क्या कसूर किया है कि हमारे ऑफिसर्स भी बंद हैं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी चल रहे हैं, बाकी सबके मुकदमे भी खत्म हो गए हैं। अच्छी बात है, ये खुशाइन है, ये अच्छा है, खून खराबे से बचा गया, कन्फ्रंटेशन से बचा गया, अच्छी पॉलिसी बनाई। तो वसीम भाई कोई आपकी तरफ से कोई डेडलाइन है गवर्नमेंट के लिए, कोई आपने सेट किया कि इस वक्त तक अगर हमारे जो कंसर्न्स हैं उसमें आपने महंगाई के मामले में भी काफी सख्त आपकी तरफ से बयान आया था सामने कि हम ये बोझ शेयर नहीं कर सकते, कोई डेडलाइन है कि इस वक्त तक हम साथ देंगे उसके बाद मुश्किल हो पाएगा? वाली बात अभी नहीं, डेडलाइन वाली बात ऐसी नहीं है। अभी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वेनर हैं वो इस्लामाबाद में थे, उनकी बातचीत भी हुई, हमारे MNAs भी वहाँ हैं, अभी ये वापस आ जाएं, उसके बाद राब्ता कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद हम आपस में मुशावरत करेंगे कि क्या किया जा सकता है। और हो सकता है गवर्नमेंट हमारी इन डिमांड्स पे, हमारी यकीन दहानी पे या याद दहानी पे कुछ फर्दर स्टेप ले, कुछ हमारे मसाइल हल करे। लेट्स सी। तो फिर ये अगले हफ्ते अगर दोबारा इस दौरान अगर ज्वाइंट सेशन होता है दोबारा से, तो वोट करेगी MKM? देखें, अभी हमने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो उसका जवाब मिल जाता है और सारी जमातों को इंक्लूडिंग जो ऑपोजिशन की जमातें हैं उनको भी साथ ले लें, कंसेंसस बने एक, तो हम तो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हम लेकिन सर ये जो मैं आज सुन रहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को भी, वो भी कह रहे थे कि अपोजिशन से मुशावरत होनी चाहिए, अपोजिशन से हर सूरत में होनी चाहिए, अपोजिशन पे बड़ा आजकल उन पे प्यार आ रहा है, बड़ा उनका ख्याल आजकल जाग गया है। नहीं, ज़ाहिर है एक मुल्क कौमी मामला है, पूरा मुल्क का मसला है। इलेक्शन पूरे सारी सियासी जमातें लड़ती हैं, सारी सियासी जमातें अगर जब तक कंसेंसस नहीं करेंगी, प्यार व्यार तो हमारा नहीं है किसी से, जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा तो जाहिर है एक इशू है, उसको तो रिजॉल्व ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। MKM में मुशावरत हो रही है और इस्लामाबाद में उनकी क़यादत मौजूद है, यहाँ से वापस जाएंगे तो राब्ता कमेटी में डिस्कशन होगी, उसके बाद फैसला करेगी MKM कि खा गवर्नमेंट के साथ रहना है नहीं रहना। सख्त फैसले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बहरहाल अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर मामलात पे बात होगी। जो अपोजिशन के अंदर हम देख रहे थे तकसीम थी, लेकिन अब वो तकसीम के बाद कुछ कुर्बतें बढ़ रही हैं मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान, क्या हो पाएगा आने वाले दिनों में। और नवंबर का जो तीसरा हफ्ता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उस हफ्ते में क्या होने जा रहा है बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। नवंबर का महीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए और नवंबर दिसंबर में काफ़ी कुछ होना है, लेकिन नवंबर के तीसरे हफ्ते में क्या कुछ होना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने जा रही हैं। इस दौरान आज हम गवर्नमेंट का जो देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, उसके बरक्स वो वही पुराना वाला है कि भाई अपोजिशन तो कुछ है ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हुकूमत अभी भी इस कॉन्फिडेंस में है कि यह अपोजिशन बड़ी कमज़ोर है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फवाद चौधरी साहब को ज़रा सुन लें, वज़ीर इत्तलात आज अपोजिशन के बारे में क्या कह रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला है ज़रा। ये सारा पहले ही भानुमति का कुनबा है। ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है। ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। जब पाँव अपने ना हो, जब टांगे अपनी ना हो, जब ताकत अपनी ना हो, तो कौन कहाँ तक चल सकता है। इस अपोजिशन में जी फवाद चौधरी साहब का जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह है चूँकि आज प्राइम मिनिस्टर ने कोर कमेटी के इजलास में एक तो ये कहा है कि घबराना नहीं आप सब लोगों ने और अच्छे दिन आने वाले हैं। वो 500 अरब से ज़ायद का कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं, जिसमें सोशल सेफ्टी नेट जो है उसमें काफ़ी पैसे देंगे लोगों को। इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि हम सब्सिडी देने जा रहे हैं जो गरीब तबका है उसके लिए, अशिया खुर्दनोश पे जो ज़रूरी अशिया हैं उन पर। तो हालात ठीक होने वाले हैं, आपने घबराना नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी की तंजीम को मजबूत करने का भी कह दिया, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी बेहतर करने का कह दिया और कहा है कि आप कॉन्फिडेंस रखें,
हालात बेहतर होने वाले हैं। इसीलिए फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी। जनाब जावेद अब्बासी साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का तो कोई हाल ही नहीं है, आपको तो खुद जो है ना वो इतने कमज़ोर हैं कि पाँव ना आपके अपने हैं, ना ये तहरीक आपकी समझ आ रही है, पहले भी आप कई मतलब एक्सपोज हो चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस फवाद चौधरी साहब का आपने से कैसे रीड किया? ये माजी को आपके देखते हुए ये बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ उनकी गलत फहमी है? अब ये मुझे आज उनके कॉन्फिडेंस नहीं लगा, मुझे आज लगा कि वो आज ज्यादा कंफ्यूज थे। और जब आदमी पे इस तरह का वक्त आता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है। ये जो सारी माहौल, ये अपोजिशन की टांगों में ताकत थी या नहीं थी, पर इनको जिन्होंने ताकत दी हुई थी और हमेशा कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, अब मुझे लगता है कि चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं। ये एक इजलास भी खुद नहीं कर सकते थे, इनके लिए चीजें मैनेज हो जाती थी, इनके एमएनएस को भी बुला लिया जाता था, इनसे मीटिंग भी हो जाती थी, इनकी चीजें बहुत सारी ऐसी थी जो बहुत खराब थी, उनको जरा ठीक दिखाया जाता था। ये इमरान खान साहब मसलन काफ के बारे में या एमक्यूएम के बारे में जो बातें किया करते थे, उनके शायद नजरियात पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाकर इकट्ठा कर लिया गया था कि इस हुकूमत के लिए वो माहौल मुझे अब कहीं नजर नहीं आता। आप भी सेनेटर रहे, आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप भी सेनेटर रहे हैं 6 साल पिछले, वाकयातन कॉल्स आती थी कहीं से कि भाई ये सब कुछ करे जाके, और जो कहा जाता था वो लोग करते थे जाके? ये आपको ज्यादा पता होगा, मीडिया को भी इन बातों की ज्यादा खबर हमसे ज्यादा होती है। और अगर आप आज ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं आती, आप सेनेटर थे, आपको आती रही होंगी कॉल, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आपको भी, आपके भी बहुत सारे, मैं आपको ज्यादा क्या बात इस पर करूं, लेकिन जो माहौल ऐसा बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर, वो अब माहौल इनका रहा नहीं है। अब वो इस तरह, आपका क्या ख्याल है कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब एक इजलास बुलाएं, जॉइंट सेशन कॉल हो जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करेंगे आप जहाद के लिए जाना है आज आपने, और फिर 1 घंटे बाद या कुछ ही दिन बाद उनको पता लगे कि अपने भी 26 लोग वापस नहीं आए आज इस खाने पे, उनको पता लगे कि तादीज जो है उनके आज बड़े सख्त सीरियस सवाल उठते हैं, और आपने वो सवाल अभी हमें सुनाए भी हैं। ये वो सारी चीजें निशानदेही करती है कि अब हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, हुकूमत महंगाई का ऐसा बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है कि इसमें इनके अपने जमात के लोग बाहर नहीं निकल सकते। तो सर मुझे ये बता दें अब दो बड़ी क्लियर यहाँ पे लाइनें ड्रॉ हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुल्क में फौरन इंतखाबात के लिए माहौल हमवार होना चाहिए, राह हमवार होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अभी भी बज़िद है कि पार्लियामेंट के अंदर हमें कुछ वार करना चाहिए। अब तो वैसे भी पीपल्स पार्टी का जो आर्गूमेंट उसमें वजन भी नजर आता है कि ज्वाइंट सेशन जो है वो मौखर करना पड़ा, इसी वजह से करना पड़ा कि बंदे पूरे नहीं थे। तो यही टाइम नहीं है वार करने का? आप अदम एतमाद की तहरीक ले आए जिसका पीपल्स पार्टी आपसे बड़े टाइम से कह रही है। देखें, ये पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, उनका अपना एक नजरिया है, हम सारे मिलकर काम करेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने सारी अपोजिशन को बुलाया था। सर आपकी पार्टी मान नहीं रही ना? जो आपने पहले भी सवाल किया था कि अगर इमरान खान साहब को हम बहुत जल्दी भेज देते, इमरान खान साहब इस कौम को यही बताते रहते कि मेरे पास सबसे बेस्ट टीम थी, मैं इस मुल्क की हर चीज ठीक कर देता, मैं महंगाई खत्म कर देता, मैं गुर्बत खत्म कर देता, मैं दुनिया की इन्वेस्टमेंट ले आता, मैं दुनिया के सबसे बेहतर गवर्नेंस देता, मुझे टाइम नहीं मिला। हम कहते थे कि इनको टाइम मिल जाए, आप कौन देख ले कि इनके पास क्या टीम थी, ये किस टीम की बात करते थे, ये जब अब इलेक्शन से पहले क्या बात करते थे। तो सर ये बताएं हमने इससे पहले बहुत सुना जावेद भाई साहब के अक्टूबर में आर या पार हो जाएगा, इस हुकूमत को दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। कब तक जो है ये हुकूमत रहेगी, कब इसकी छुट्टी करेंगे जो आप बड़े दावे कर रहे हैं? हमारी छुट्टी से पहले ये अपने वजन से गिर रही है, जो हुकूमतें अपने वजन से गिरती है, ये हमें भी वक्त भी आएगा, लेकिन हमें करने से पहले ये जिस तरह चीजें जा रही हैं, ये एक दफा पता चल जाए कि इस हुकूमत के पास टीम क्या थी, ये करना क्या चाहते थे। ये यानी आपने बता दिया कि जागते रहना, 3.5 रहना, गवर्नमेंट खुद ही अपने वजन से गिरेगी, आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जनाब कादिर मंदो खेल साहब, अब बात अगर प्रैक्टिकल बात करें, इस वक्त जो बात हो रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, फौरी इलेक्शन मुल्क में होना चाहिए, यही सारे मसाइल का हल है। उसके लिए आपको एक माहौल बनाना है, उसके लिए राह हमवार होनी चाहिए। वो तो एक ही सूरत में हो सकती है, जो अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक आती है, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर खुद असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, या नया बंदा जो इलेक्ट होता है वो 3 महीने बाद आके असम्बलियाँ तोड़ के इंतखाबात का मुल्क में ऐलान कर देता है। तो ऐसा मुमकिन है? जो मौलाना साहब से आज बिलावल साहब की मुलाकात हुई, कोई कन्विंस हुए किसी हद तक मौलाना, या अभी भी वो अपने मौके पर डटे, भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई तरीके अदम एतमाद नहीं आनी? देखिए, जॉइंट सेशन मुखर करना
और जैसा अमजद न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि 2 बिल में इनको शिकस्त हुई, उसके बावजूद उसको ये दाएं बाएं बात करना, जो बातें अमजद न्याजी साहब ने की या फवाद चौधरी साहब ने की है, ये बातें इनको सूट करे, मैं उसको रिप्लाई भी नहीं दूंगा और आने वाले दिन ये मजीद बुखलाहट का शिकार होंगे, इससे भी ज्यादा घिरी हुई बातें करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारा जो बिलावल साहब का जो एक मोटिव था पहले दिन से अदम एतमाद का, वो तो आपको नजर आ गया। अभी आपकी चैनल पे एमक्यूएम के जो वसीम अख्तर साहब थे, आपके सामने उसकी बात आ गई है, काफ लीग आपके सामने आ चुकी है, मैंगल साहब पहले अलग हो चुके हैं, नूर आलम खान इनके खिलाफ रोज असेंबली में बोलते हैं, आमिर लियाकत इस्तीफा दे चुके हैं, तो कितने लोगों को गिना दूं, जहांगीर तरीन से अलग हो चुके हैं, सारी फिर तो काली तहरीक अदम एतमाद आ जानी चाहिए। फिर तो बिल्कुल 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 आ जानी चाहिए, हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है। लेकिन अब हर आदमी की, जैसा ये हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त ने बताया, हर पार्टी का अपना मंशूर, अपना नजरिया, अपना मौलाना साहब अपने हिसाब से बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं मुझे, तहरीक इंसाफ के कितने लोग आपको वोट करेंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि कुछ हुकूमती लोग भी हमारे साथ, तहरीक इंसाफ के लोग भी रास्ते में, कितना नंबर, चले नंबर बता दें, कितने लोग हैं जो आपको वोट करेंगे? मैं तो आपको कराची का बताऊं कि फैसल वाड़ा तो अब नहीं रहा है, उनको भी असेंबली का मेंबर, अली जैदी के अलावा या असद उमर के अलावा इनके बाकी जो 11 MNA हैं, ये उनको वोट नहीं करेंगे। मैं आपको कराची की बात बता रहा हूँ। नूर आलम खान साहब के सामने है, जहांगीर तरीन साहब ने जो लोग जहाज में ले लेके उनके साथ मिलाया था, वो तो सारे उनसे पहले अलग हो चुके हैं। और इनका फर्क कितना था? 7 सीटों पे। सर मामला कादिर मंदोखेल साहब, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, चले ये हिमायत, ये खुफिया हिमायत तो और बात होती है, यहाँ तहरीक अदम एतमाद में खुल के सामने आके जो है ना वो अलम बगावत बुलंद करते हुए आके वोट देना होगा हाथ खड़ा करके। देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं कि तहरीक अदम एतमाद जब पेश होता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपना फिगर पूरा करना है, ठीक है? कहां से पूरा करेंगे? जब ये लोग नहीं, एतमाद का वोट लेने पे गवर्नमेंट ने बंदे पूरे करने होते हैं, तहरीक अदम एतमाद पे तहरीक लाने वाले ने बंदे पूरे करने होते हैं। सुन ले, देखो, जब इनके लोग गैर हाजिर होंगे अभी 2 दिन पहले की तरह, जब ये लोग नहीं होंगे, जब एहतियादियों से टूटेंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और जो बात आप कर रहे हो कि एक गैर हाजिर होने से नहीं होता, यहाँ वोट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पड़ना है, वहां पूरे करने आपने 172। पूरी बात सुन ले। जब वो 2 दिन पहले जो उनके 2 बिलों में शिकस्त हुई है, 2 बिल हमने पास कराया, एक इनका रिजेक्ट करा दिया है, जबकि अमजद न्याजी साहब को कुछ नहीं समझ रहे। उसके बाद जब इमरान न्याजी साहब ने ये कहा कि ये जहाद है, तो ये जहाज से जो उनके इत्यादि एक दूसरे इधर हो गए, तो ये सबसे ज्यादा यही मौका है कि प्राइम मिनिस्टर जो ना वो खुद रिजाइन करे या असेंबली तोड़ दे या जनरल इलेक्शन के ऐलान करे। आपसे नहीं हट पाएंगे। जावेद भाई साहब भी कह रहे हैं कि खुद ही गिर जाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि खुद ही इस्तीफा दे दें। आपके प्रोग्राम में एमक्यूएम ने बात की है, आपके चैनलों में काफ लीग बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि वो फौरी अलग हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मुशावरत करेंगे इस पे। देखिए, वही मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वो एमक्यूएम का आपको पता है रवैया का। बात ये होता है ना, मशावरत कम रहती है, उसके साथ एग्री नहीं है। क्यों ज्वाइंट सेशन जो 11 तारीख को उन्होंने जबरदस्ती बुलाया था, और वो क्यों मुअख्खर किए? मुअख्खर इस वजह से कि उनको वो शिकस्त नजर आ रही थी। तो शिकस्त और क्या होता है? जब ये ईवीएम या दूसरे सिस्टम जो ये कराना चाह रहे थे, वो जब पास नहीं करा सकेंगे तो वैसी शिकस्त हो जाएगी। उसके बाद अदम एतमाद में क्या रह जाएगा? अदम एतमाद के कुछ 4 कानून यही तरीके होते हैं अदम एतमाद के। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। 19 नवंबर करीब आ रही है और उससे पहले एक तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो बिल हैं जॉइंट सेशन में ये पास हो जाएं। अब क्या ये एक अहम जो ट्रांसफ़र होनी है, जो चार्ज संभालना है, उससे इसका ताल्लुक है या इसे को इंसिडेंट समझा जाए? और दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चैलेंज गवर्नमेंट के लिए सर उठाने वाला है, वो TLP के साथ बज़ाहिर तो मामला ठीक हो गए, लेकिन 19 नवंबर को जो TLP के बानी हैं खादिम रिजवी साहब, उनकी बरसी भी है। तो TLP वाले ये कह रहे हैं अगर उसमें साथ रिजवी शरीक नहीं होते रिहा होके तो फिर मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा। तो क्या ये पाबंदी भी हटा लेगी? सारा कुछ हो गया, लेकिन क्या इन हालात से गवर्नमेंट बच पाएगी? तो अमजद अली खान न्याजी साहब, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आज जो आपका पोजीशन के साथ जो कोलैबोरेशन का एक मामला शुरू हुआ है, बहुत लेट नहीं कर दिया आपने? नहीं समर, बजट के अंदर भी जनाब इमरान खान साहब ने बड़ी खुले दिल से दावत दी थी कि आए, बैठे, कोई प्रपोजल्स हैं, आए, कोई ये हमारे को जाती
कोई कानून साजी तो नहीं है, इसमें इमरान खान का कोई फायदा तो नहीं है, इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो फायदा नहीं है, इसमें तो पाकिस्तान का फायदा है। और ओवरसीज को अगर हक मिलता है अपने वोट का, तो आज जब कहते हैं कि जी सलाम में आए तो ओवरसीज पैसे देते हैं, जल्जला है तो ओवरसीज, मेरी बात मुकम्मल होने दिया करें। टाइम शॉर्ट है, जरा क्विकली वाइंड अप कीजिएगा। और अगर जरा मुबादला भेजे तो ओवरसीज भेजे, अगर वोट की बात आए तो उनको वोट का हक न दे, ये कौन सा इंसाफ है उनके साथ? ठीक है। और दूसरा टीएलपी के जो है एक अब सियासी जमात बनने जा रही है, उसके अलावा उनको हक हासिल होगा कि वो अपना इज्तिमा करें, सियासी दायरे में शामिल हो, उनके लिए यही दुआ की जा सकती है। ठीक है जनाब जावेद अब्बासी साहब, ये जो ईवीएम के मामले पे बाकी चीज़ों पे लेटर भी आ गया स्पीकर साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन को, वो कह रहे तजावीज़ दें, अपनी मुखालफत ना करें सिर्फ इसकी, तो तजावीज़ देंगे, इसमें कोई आप इनपुट देंगे अपनी, क्या होना चाहिए, या वही है कि ईवीएम के अलावा सब कबूल है? आईने पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है, और वो ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। ये पहली दफा हुआ है कि आप अपोजिशन को छोड़ दें, इस लॉ के ऊपर सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है और रिजर्वेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। वो कह रहे हैं कि इसकी मौजूदगी में मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई बैठकर अब बात करने को तैयार है। अब दिनों की बात है, गिनती शुरू हो गई है, अब और अगला जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे तो इस पे चीजें और बड़ी अगले हफ्ते में तब्दीली होंगी। लिहाजा मेरा ख्याल आप इन 6 चीजें पीछे रह जाएंगे। आपको भी 19 तारीख का इंतजार लग रहा है मुझे। अच्छा कादिर मदोखेल साहब, क्या होने जा रहा है, ये जो बात कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की, अब तो कुछ दिनों की हफ्तों की बात रह गई है, बड़ा कुछ बदलने वाला मुल्क के अंदर, क्या बदलने वाला है, क्या होने लगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए इनकी बुकलाट इस बात का सबूत है कि कुछ होने वाला है। टीएलपी के साथ जो मायदे उन्होंने किए वो इसने नहीं किए, क्योंकि शेख रशीद कह रहे मुझे नहीं पता, पिछले मुआहदे का फैसल वाडा साहब बता रहे वज़ीर आज़म को नहीं पता। बाकी जो आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की या ईवीएम के हवाले से बात की, ये अगर हमसे तजावीज़ मांगते हैं तो ये जिनका काम है उन्हीं को सौंप दे, इलेक्शन कमीशन को सौंप दे, उनको हम भी तजावीज़ दे देंगे, वो हुकूमत भी तजावीज़ दे दे अगर उसके काम करना है। इलेक्शन कमीशन पे तो शक है, वो कह रहे हैं कि ये तो अपोजिशन का माउथपीस है। फिर एक काम करे, शौकत खानम अस्पताल को हवाले कर दे, वो इलेक्शन करा देंगे। क्या बातें करे आप, इलेक्शन कमीशन नहीं कराएंगे तो और कौन कराएंगे? शौकत खानम कराएंगे या इनके जो इधर उधर के टांगे मांगे के जो लोग हैं उनसे कराएंगे? जो जिसका काम है वही कर ले, पंगा नहीं ले। मतलब शौकत खानम पे आपको भी काफी ट्रस्ट है, एक अच्छा काम कर रहा है, जाहिर है ट्रस्ट होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। जो भी है, अब गवर्नमेंट ने जो अपोजिशन को इंगेज करना था, पहले अपोजिशन कहती रही बात करें, मिसाल के मईशत करें, दीगर मामलात पर करें, लगता है हुकूमत ने इस मामले में बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। आज के शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।